हूं पीके वैद। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी बालिकाओं का जो है कमेंट आ रहा था कि सर आप मुझे जो है बाल स्वास्थ्य परिचर्या के जो है प्रश्न पत्रों को हल कराइए। जो आने वाला जो है जेएनएम आयुर्वेदा का जो रिक्वायरमेंट आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, या जो भी और अदर स्टेट के, हिमाचल के तमाम जो है एमपी के स्टेट से जो वैकेंसियाँ आयुर्वेद प्राचार्य के, आयुर्वेद जेएनएम की आती रहती हैं, उनकी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार और हमको जो है कमेंट मिलता रहा, आप लोग इसी तरह जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे, तो हम जो है लगातार ऐसे ही प्रश्न पत्रों को आप लोगों को हल कराते रहेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और अपनी परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से जो है परीक्षा उत्तीर्ण करके जो है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेंगे। नवजात शिशु को स्नान कराना चाहिए। नवजात शिशु को स्नान कराना चाहिए। किससे स्नान कराना चाहिए? तो इसमें लिखा है क्षीर वृद्ध कासायोदक और सर्प गंध दोधक और रूप में प्रत्वारी और उपयुक्त किसी से भी आप जो है इसमें से जो तीनों चीज़ें दी हैं उनमें से आप किसी से भी जो है नवजात शिशु को स्नान करा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। 52 देखेंगे, नवजात शिशु को स्नान कराना चाहिए। फिर वही प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, उसमें भी यही होगा। 52 में भी जो है डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त किसी से। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 53 देखेंगे, 53 में है नवजात शिशु को कौन सा वस्त्र पहनाना चाहिए। जो बच्चा पैदा हो उसे कौन सा वस्त्र पहनाएंगे आप लोग बता दीजिए। भार में हल्का, सूती, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसमें सी होगा। क्या होगा? सी, उपयुक्त दोनों। भार में हल्का होगा और सूती कपड़ा पहनाएंगे, टेरिकॉट नहीं पहनाएंगे, पॉलिस्टर नहीं पहनाएंगे। आप लोग सूती वस्त्र को जो है नवजात शिशु को पहनाएंगे, इससे फायदा होगा। 54, गर्भावस्था में माता को लगाया गया धानुवर्ता का टीका यानी टीटी किस की रक्षा करता है? टीटी का टीका जो माता को लगाया जाता है जब माँ गर्भावस्था में होती है, तो ये माता का किससे और शिशु से किसका क्या संबंध होता है? 54 में बता दीजिए आप लोग। तो इसका होगा आपका माता की, शिशु की और उपयुक्त दोनों की। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा सी, माता और शिशु जो है दोनों का जो है इसमें रक्षा करता है ये टीटी का टीका, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि गर्भावस्था में माता को कितनी बार टीटी का टीका लगता है, तो ये भी आप जान लीजिए 2 बार। 2 बार जो है लगना जरूरी होता है। 2 बार टीटी का टीका माता को लगता है, जिससे बच्चे को किसी भी प्रकार का समस्या पैदा ना हो। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। आचार्य चरक ने प्रथम दिन शिशु को चटाने का विधान बताया है। क्या बताया है? घृत व मधु दोनों, घी और मधु दोनों मिला के आचार्य चरक ने बताया कि आप आने वाले जो बच्चे हैं शिशु को चटाना चाहिए। इससे उनको जो है बल और बुद्धि दोनों जो है प्रखर होगा, तीव्र होगी। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। आचार्य सुश्रुत स्वर्ण धातु मधु को कितने दिन तक चटाने के बाद स्तनपान कराने का निर्देश दिया है? डी, 4 दिन। 4 दिन तक जब बच्चा पैदा होता है तो उसे स्वर्ण घृत मधु को चटाना चाहिए। उसके बाद में जो है 4 दिन के बाद में स्तनपान बच्चे को शुरू कराना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप करते हैं 4 दिनों तक तो आपका बच्चा बहुत ही बलिष्ठ होगा, बलशाली होगा, बुद्धि से प्रखर होगा और देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर होगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न नोट करिए। नवजात शिशु प्रथम सप्ताह में कितने घंटे निद्रा लेता है? बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो इससे होगा 20 से 22 घंटे बच्चे को जो है सोना चाहिए। इससे कम सो रहा है बच्चा तो आप समझिए कि बच्चे को कोई ना कोई समस्या हो रही है। जितना बच्चा सोएगा उतना ही उसके शरीर का विकास होगा। प्रश्न नंबर 58, नवजात शिशु प्रथम मास में कितने घंटे निद्रा लेता है? ये होगा सी, जो है
20 से 22 घंटे इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 59 देखेंगे, शिशु तीसरे मास में कुल कितने घंटे नींद लेता है? तीसरे महीने में कितना घंटा सोएगा बता दीजिए आप लोग। तो इससे होगा 10 से 20, 18 से 20 घंटा। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 60वां 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है शिशु छठे मास में कितने घंटे नींद लेता है? इसका बी होगा 16 से 18 घंटे। संघोतजात शिशु की सम्यक प्रकार से नाल न काटने पर कितने प्रकार की व्याधियां होती हैं? बहुत महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थियों, आप लोग टिक करिए और कमेंट भी कर दीजिए। लाइक की संख्या बहुत कम है, फटाफट लाइक कर दीजिए। 50 लाइक हो चुके हैं और आप लोग लाइक बढ़ाइए, फटाफट बढ़ाइए विद्यार्थियों। 62 का जो है हुआ है बी, यानी कि चार प्रकार की व्याधियां हो जाएंगी अगर बच्चे का सही से नाल नहीं काटा गया है, तो 4 प्रकार की बीमारियां बच्चों को हो जाएंगी। इसलिए नाभि काटते समय बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है डॉक्टर्स का। 63 देख लीजिए, जब नाभि नाल आकार में मोटी तथा बाहर की ओर निकली हुई होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं 63 में देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ये विकल्प सही होगा, उत्तरिका इसे कहेंगे। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 64 में देखेंगे, जब नाभि नाल पिंड के आकार की गोल तथा कठिन हो तो उसे कहते हैं। जब नाभि नाल पिंड के आकार की गोल तथा कठिन हो तब क्या कहेंगे? 64 का बी होगा विकल्प, पिंडलिका। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है आने वाले विगत परीक्षाओं में। 65 में देख लीजिए, जब नाभि नाल किनारे से ऊंची सोथयुक्त उभरी तथा बीच में दबी होती है उसे कहते हैं। 65 का सी होगा, 65 का सी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। 66 देख लीजिए, जब नाभि नाल जिह्वा के आकार की घटती बढ़ती है तो उसे कहते हैं। 66 का डी ये विकल्प सही होगा, इम्पोर्टेंट होगा, इसे नोट कर लीजिए। 67 देखेंगे, शिशु को होने वाली पीत वर्ण की त्वचा की लक्षण वाली व्याधि को कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए आप लोग। 67 का सी विकल्प सही होगा, नवजात कामला। इम्पोर्टेंट होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। 68 नवजात कामला होता है, क्यों होता है भाई? उसके पीछे कुछ कारण होगा ना, तो उसके पीछे क्या कारण है बता दीजिए। इसका ये होगा विकल्प सही, रक्त में बिलिरुबिन की सांद्रता बढ़ने से नवजात कामला रोग हो जाता है बच्चों में। वेरी इम्पोर्टेंट है, नोट करें आप लोग भैया, नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। मानव जीवन, नौकरी पा जाएंगे, नहीं तो घूमते रहेंगे, टहलते रहेंगे। नवजात कामला का कारण है 69, प्रश्न नंबर 69 देखेंगे, नवजात कामला का कारण है यकृत का अल्प विकसित होना। यकृत का अल्प विकसित होना भी विकल्प सही होगा, टिक करिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नंबर 70 देखेंगे, जो शिशु केवल माता का स्तनपान करते हैं उनसे होने वाले कामला को कहते हैं। जो शिशु केवल माँ के दूध को ग्रहण करते हैं उनसे होने वाले कामला को क्या कहते हैं? स्तनपान कामला कहते हैं। सी विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे, फोटोथेरेपी का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है? फोटोथेरेपी का प्रयोग किस व्याधि में करेंगे? 71 का सी सही होगा, नवजात कामला में जो है फोटोथेरेपी द्वारा जो है इस व्याधि को जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। 72 देखिए विद्यार्थियों कि बाल्यावस्था को कहते हैं। बाल्यावस्था को कहते हैं, इसका सी सही होगा, कफ प्रधान अवस्था। बाल्यावस्था में बच्चों को जो है कफ की अधिकता हो जाती है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के जो है फेफड़ों में जकड़न हो जाती है, जैसे उनको ठंडी लग जाती है, निमोनिया हो जाता है,
तो इसलिए बाल्यावस्था को किसकी अवस्था कहते हैं? कफ की अवस्था कहते हैं। इससे बचाना चाहिए, माताओं को बहुत ध्यान देना चाहिए। 73 देख लीजिए, बालक को दी जाने वाली औषधि होनी चाहिए। कौन सी औषधि होनी चाहिए? मृदु सुपाच्य तीक्ष्ण वेदना रहित उपयुक्त सभी। 73 का कौन सा सही होगा? डी, उपयुक्त सभी होनी चाहिए। मृदु भी होनी चाहिए, सुपाच्य और तीक्ष्ण वेदना रहित होनी चाहिए, मानी बहुत जो है कड़वी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस चीज़ को ध्यान देंगे, उपयुक्त सही, यानी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नोट करिए। 74, प्रश्न नंबर 74 देखेंगे, चरक के अनुसार बालक को औषधि देनी चाहिए। चरक के अनुसार बालक को औषधि देनी चाहिए। 74 में कौन सा सही होगा? ये विकल्प सही होगा, दूध के साथ मृदु करके, दूध के साथ जो है मृदु करके जो है बालक को औषधि देनी चाहिए, दूध में मिला के। 75 देख लीजिए, सुश्रुत के अनुसार क्षीरप अवस्था में शिशु की औषधि मात्रा होती है। 75, इसका ये होगा एक चुटकी, एक चुटकी जो है होगा, विकल्प ए सही होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। 76 देखेंगे विद्यार्थियों, 76 होगा, सुश्रुत के अनुसार क्षीरानंद अवस्था में शिशु की औषधि मात्रा होती है। 76 विकल्प नंबर बी, एक जंगली बेर की गुठली, एक जंगली बेर की गुठली होती है जो है, सुश्रुत के अनुसार क्षीरानाद अवस्था में शिशु की औषधि मात्रा होती है एक जंगली बेर की गुठली के मात्रा के बराबर। इम्पॉर्टेंट होगा, नोट करिए आप लोग। 77 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, सुश्रुत के अनुसार अन्नाद में औषधि की मात्रा होती है। इसमें बता दीजिए 77 का कौन सा विकल्प सही होगा? एक बेर के बराबर, बी यानी सी विकल्प सही होगा। IMP है, नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें क्या बातें कही गई है? कश्यप के अनुसार, महर्षि जो कश्यप हुए थे उनके अनुसार नवजात शिशु की औषधि मात्रा होती है। अलग अलग महर्षि हुए, अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार था, अपने हिसाब से लोगों ने डिसाइड किया था। उस समय के साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहे जाते थे। इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था, अपने जीवन में अनुभव किया था, उसी को लिखा था, बताया था। तो 78 में क्या होगा बता दीजिए आप लोग। 78 का जो है विकल्प आपका ये सही होगा, छोटी बेर की गुठली के बराबर। एक बड़ी बेर होती है, एक छोटी बेर होती है, जो काली वाली होती है। आप लोग जंगलों में कभी गए होंगे तो खाए होंगे, जो देहात क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी हैं। प्रश्न नंबर 79, प्रश्न नंबर 79 में दिया है, कश्यप के अनुसार 5 से 10 दिन तक शिशु की औषधि मात्रा होनी चाहिए। 79 का बी होगा, छोटी बेर की गुठली अधिक। ये जो है छोटी बेर की गुठली अधिक, यानी कि बी विकल्प सही होगा। इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए भाई साहब। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे, कश्यप के अनुसार 11 से 20 दिन तक शिशु की औषधि मात्रा होनी चाहिए। महर्षि कश्यप ने 11 से 20 दिन तक के बच्चों को कितनी औषधि देने की जो है अपने शास्त्रों में वर्णन किया है? तो बेर के 1/2 भाग के बराबर। बेर का 1/2, मान लीजिए बेर है तो इसका 1/2 भाग यानी आधा कर देंगे, उतनी मात्रा जो है देने के लिए महर्षि कश्यप ने कहा है। नोट करिए, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, कश्यप के अनुसार 1 मास तक शिशु की औषधि मात्रा होनी चाहिए। 81 सी विकल्प सही होगा, आधा होगा, बेर के बराबर का आधा होगा, 1/2 होगा। इसे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, कश्यप के अनुसार 2 मास तक शिशु की औषधि मात्रा होनी चाहिए। 2 महीने का बच्चा होगा तो कितने औषधि देंगे बताइए आप लोग, फटाफट नोट करवाइए, इंपॉर्टेंट। और कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। अभी लाइक की संख्या 100 हुई है, इसके आगे बढ़ाइए, फटाफट लाइक बढ़ाइए, लाइक बढ़ाते जाइए आप लोग। इसका होगा
एक बेर से अधिक होगा। अगर बच्चा आपका 2 मास की अवधि का है तो इससे एक बेर से अधिक की मात्रा में जो है औषधि जो है सेवन कराएंगे। 83 देख लीजिए विद्यार्थियों, कश्यप के अनुसार 3 मास तक शिशु की औषधि मात्रा होनी चाहिए। 83 का होगा सी, 2 बेर के बराबर, 2 बेर के जो है बराबर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 84 में दिया है कि कश्यप के अनुसार 4 मास तक शिशु की औसत मात्रा होनी चाहिए। 84 में 4 मास तक औसत मात्रा होनी चाहिए। बता दीजिए भैया, बोल दीजिए, लिख दीजिए, सूखा आंवले के बराबर, सूखा आंवले के बराबर होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, हल्के मत लीजिएगा इन प्रश्नों को, नहीं फिर आप हल्के होके आएंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक बार मौका चूक गए, नौकरी नहीं मिली तो फिर आप टहलते रहेंगे सर्टिफिकेट लेके, दर दर धक्के खाते रहेंगे। कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु को दीपनीय चूर्ण की मात्रा होनी चाहिए। 85 का ए होगा, अंगुलिक के अग्र पूर्व के समान, अंगुलिक के अग्र पूर्व के समान होनी चाहिए। नोट करें, इंपॉर्टेंट है। 86 नोट करिए, कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु को जीवनीय व संसमनीय चूर्ण की मात्रा देनी चाहिए, होनी चाहिए, जो भी मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, 86 में आप बता दीजिए बी होगा, द्विगुण मात्रा, द्विगुण मात्रा में जो है होनी चाहिए। 87 देख लीजिए, 87 में दिया है कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए वमन व विरेचन चूर्ण की मात्रा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 87 का सी विकल्प यानी अर्धमात्रा में देना होगा। नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण विकल्प होगा, सही होगा, आप इसे नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 88, प्रश्न नंबर 88 देख लीजिए, कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए दोषनाशक वात की मात्रा होनी चाहिए। 88 का क्या होगा, कितनी होनी चाहिए, बता दीजिए। इसका बी विकल्प सही होगा, 2% जो है मात्रा होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है। 89 देख लीजिए, 89 का क्या होगा, कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए वमन व विरेचन क्वाथ की मात्रा होनी चाहिए। 89 तो कितना दे देंगे भाई, कुछ मात्रा तो होगी, बता दीजिए आप लोग। और लाइक फटाफट बढ़ाइए, अभी 150 लाइक हुए हैं, फटाफट कर लीजिए इसे, 1000 लाइक पहुंचा दीजिए आज के कमेंट में, और फटाफट कमेंट कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग हवा में लेते हैं सारी चीज़ें। फटाफट बताइए, 89 का ये होगा सही, आप इसे 1% कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, 90 नंबर प्रश्न में दिया है कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए दीपनीय व संसमनीय क्वाथ की मात्रा होनी चाहिए। 90 प्रश्न का उत्तर बताइए, बी होगा, 2%। इम्पोर्टेंट है, मौका चूक गए तो चूक गए, इसलिए लग जाइए, मेहनत कर डालिए, फिर मौज कीजिए, 2 रबड़ी खाइए। 91 का देख लीजिए, कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए दीपनीय कल्प की मात्रा होनी चाहिए। 91 का बी विकल्प सही होगा, 1 कर्ष होगा, 1 कर्ष होगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 92 देखेंगे विद्यार्थी, 92 में दिया है कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए जीवनीय व संसमनीय कल्प की मात्रा होनी चाहिए। 92 में कितना होगा बता दीजिए, फटाफट बताइए। सी विकल्प सही होगा, 2 कर्ष होगा। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, 93 में दिया है कश्यप के अनुसार अनानाद अवस्था में शिशु के लिए वमन व विरेचन कल्प की मात्रा होनी चाहिए। 93 में बता दीजिए आप लोग, 93 में ये विकल्प सही होगा, 1/2 कर्ष होगा। फटाफट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। 94 में देखेंगे, सारंगधर के अनुसार 1 मास के शिशु की औषधि का प्रमाण है। सारंगधर के अनुसार जो है 1 मास के शिशु की औषधि मात्रा का प्रमाण है, कितना होना चाहिए बता दीजिए। 94 का ए विकल्प सही होगा, 1 रत्ती के बराबर होता है।
इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। 95 देख लीजिए, सारंग के अनुसार एक शिशु के लिए औषधि का प्रमाण है। 95 भी इम्पोर्टेंट होगा। सी विकल्प एक मासा होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, सही कर लीजिए आप लोग। 96 देख लेंगे विद्यार्थियों, कश्यप ने बाल्यावस्था काल माना है, कश्यप ने बाल्यावस्था काल माना है। 96 का सी विकल्प सही होगा, 16 वर्ष, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 97 देखेंगे, नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के पश्चात किस दिन करना चाहिए। नामकरण होता है आप लोग देखे होंगे, तो बता दीजिए। 97 का बी विकल्प, यानी 10वें दिन जो है विद्यार्थी का, बच्चे का, जो बच्चा पैदा हुआ है उसका नामकरण कर देना आवश्यक होता है, नाम लेके पुकारा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 98 बालक की किस आयु में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है विद्यार्थी, ऐसा नहीं है। तो इसमें बता दीजिए, सूतिका काल के पश्चात 2 मास होने पर, 4 मास होने पर, 6 मास होने पर किस में करेंगे। 98 का सी, 4 मास होने पर जो है ये जो है निष्क्रमण संस्कार जो है बच्चे का जो है कर दिया जाता है, इम्पोर्टेंट होता है करना।